क्या पढ़े थे कल? क्या खत्म हो गया था? हाथरस। तो पाचन तंत्र खत्म हो गया था। उसके बाद हेडिंग बना लेंगे श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, पहला हेडिंग बना लेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पाचन तंत्र में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, उन सारे ऑर्गेनिज्म्स में भोजन को पचाने के लिए एक ऑर्गेन सिस्टम कार्य करता है। उसी ऑर्गेन सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़े थे। तो कोई भी ऑर्गेन सिस्टम किस में आपको मिलेगा? वैसे जीवों में जो बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीवों में अंग तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे अमीबा में ऑर्गेन सिस्टम कोई था? नहीं था। पैरामीशियम में था? नहीं था। लेकिन अगर बात किया जाएगा ह्यूमन में, तो ह्यूमन में एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम था, जिसके कई सारे पार्ट थे, जैसे ओरल कैविटी था, ईसोफेगस था, स्टमक था ना, लीवर था, पैनक्रियाज था, गॉल ब्लैडर था। ये सारे के सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके ह्यूमन का क्या बना रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को कन्वर्ट करना, किस रूप में? सिंपलर फॉर्म में। और जो भी फूड मटेरियल हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, उससे ग्लूकोज को बाहर निकाल के बॉडी के सारे सेल में रिजर्व करना। ठीक है, ग्लूकोज कहां पर बॉडी के सेल में एब्जॉर्ब हो रहा था? तो माइक्रोविलाई में। और माइक्रोविलाई उसे कहां पहुंचा रहा था? बॉडी के सेल में। तो बॉडी के सेल में जाकर के जमा क्या रहता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपने क्यों अपने सेल में जमा करके रखा है? ताकि उससे एनर्जी के रूप में एटीपी प्राप्त कर सके। इसीलिए ना, बॉडी के सेल में जो ग्लूकोज जमा है वो क्यों जमा है? उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एटीपी प्राप्त करने के लिए। तो कोई भी पदार्थ से ऊर्जा कब बाहर निकलेगी? जब वो पदार्थ ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्या? लकड़ी है, लकड़ी से कब ऊर्जा निकलेगी? जब लकड़ी को आप जलाओगे तब ना निकलेगी। तो ग्लूकोज आपके बॉडी के सेल में जमा है, उस ग्लूकोज को आपको क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। ग्लूकोज को क्या करना होगा? जलाना पड़ेगा। जलाना मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी वस्तु का जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ग्लूकोज आपके सेल में है। अब उस ग्लूकोज को जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत उसे क्यों है? ताकि वो क्या हो सके? ऑक्सीडाइज्ड हो सके। और जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो क्या निकालेगा? एटीपी निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर पूछा जाए आपसे कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, तो क्या कहोगे? रेस्पिरेशन इसलिए जरूरी है ताकि शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीकृत हो सके, एवं ऑक्सीकृत होकर के उसमें से ऑक्सीजन, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या? एटीपी तैयार हो सके। समझ में आ रहा है? जैसे लकड़ी कोई है, उसको आप जलाओगे तो क्या क्या निकलेगा? कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा तो तीन चीज ही निकलेगा। मान लो लकड़ी, इसको जलाए, क्या क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हीट एनर्जी निकलेगा, और थोड़ा सा पानी भी निकलेगा। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट एनर्जी। कोई भी वस्तु जलता है तो यही पदार्थ बनता है। तो हम लोगों के सेल में भी जब ग्लूकोज जलेगा तो यही तीन चीज बनेगा। लेकिन हीट एनर्जी के जगह पे क्या बनेगा? एटीपी। समझ में आ रहा है? बाद बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? ताकि कोशिकाओं में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के हमें ऊर्जा प्रदान कर सके, इसीलिए रेस्पिरेशन जरूरी है। क्लियर है? तो रेस्पिरेशन को अगर परिभाषित करना हो तो इसको क्या डिफाइन करेंगे? लिखिएगा, यह एक
केटाबॉलिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में मौजूद कोशिका में मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर वी उत्पाद के रूप में एटीपी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसा एक्टिविटी हो गया? रेस्पिरेशन में क्या लिखा है? पहला पॉइंट कि यह एक किस प्रकार की एक्टिविटी है? केटाबॉलिक। कैसी एक्टिविटी है? केटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग पूछें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने तरह का होता है? तो आप कहोगे कि दो प्रकार का। पूछे कौन कौन से प्रकार का? तो एक आप कहोगे सर इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक का मतलब इसको लिखना नहीं है, समझना है, इंडोथर्मिक। और दूसरा क्या होता है? एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक को हिंदी में कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह का होता है? दो तरह का, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। तो ये केमिस्ट्री में होता है। तो हम लोगों के बॉडी में जो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन होता है, ये सब कैसा एक्टिविटी है? तो केमिकल रिएक्शन ही है। समझ में आ रहा है? भोजन पच रहा है, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। आप ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होगा तो इसके भी दो प्रकार हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, यह क्या होता है? तो कैसे डिफाइन करिएगा? किसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने में आपको एनर्जी लगानी पड़े, वैसा केमिकल रिएक्शन जो होगा तो वहां पर एनर्जी क्या होगा? कंज्यूम होगा, वहां एनर्जी खर्च होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के बाद वहां से ऊर्जा बाहर निकलेगा, उसको क्या कहा जाएगा? उष्मा छेपी अभिक्रिया। अब उदाहरण के रूप में अगर हम आपसे पूछे कि आपके पास एक पानी है, एक बीकर में आपके पास पानी है, ठीक है, और इस पानी में आप क्या डाल रहे हो? चूना पत्थर। क्या डाल रहे हो? चूना पत्थर डाल रहे हो। तो पानी में चूना पत्थर जैसे ही डालोगे, लाइम स्टोन, तो चूना पत्थर जैसे ही डालोगे तो यहां पानी में से क्या निकलना शुरू होगा? बबल्स, माने बुलबुला निकलना तुरंत क्या हो जाएगा? शुरू होगा। और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो क्या होगी? मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना, बुलबुला निकलना पानी से, जब उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? क्या कहलाएगा? उष्मा छेपी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहां से एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, एनर्जी उत्सर्जित हो रहा है। तो हर वह केमिकल रिएक्शन जिसको करवाने के बाद ऊर्जा बाहर निकले वह एक्सोथर्मिक कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? इंडोथर्मिक। तो इंडो माने जहां पर एनर्जी क्या हो? कंज्यूम हो। तो अब हम आपसे एक एग्जांपल पूछे कि बताओ जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, क्या होता है? एक प्रक्रिया है, क्या नाम है उसका? ग्लाइकोलाइसिस, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस समझो, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हिंदी में कहते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन प्रक्रिया क्या है? आपके पास क्या है? एक बीकर है, बीकर में आपने क्या रखा है? पानी। पानी का मतलब क्या है? H2O। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि एक काम करो, पानी में से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करो? सेपरेट करो। ठीक है, पानी जो है इसमें से हम कहें कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को क्या करना है? सेपरेट करना है।
तो आप कहेंगे बहुत आसान है, क्या करेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रोड। पानी में क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड, लोहा का रॉड, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगा दिया। एक इलेक्ट्रोड को क्या करोगे आप? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे और एक को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, ठीक है। 2 टर्मिनल होता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल जिससे जोड़ोगे इसको कौन सा रॉड कहेंगे? एनोड रॉड। और जो निगेटिव होगा उसको क्या बोलेंगे? कैथोड रॉड बोलेंगे, ठीक है। अब पानी जिसे हम लोगों ने लिखा है यहां H2O, तो इस H2O में हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? निगेटिव, ठीक है। हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज? निगेटिव, ठीक है। तभी तो ये जुड़ा हुआ है। सेम चार्ज रहता तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता ना, दूर ढकेलता। अपोजिट चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। और सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है। अब जैसे ही, अब अगला स्टेप इसमें क्या होगा? अगला स्टेप होगा कि आप इस पानी के अंदर विद्युत धारा को क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। पानी के अंदर कौन सी धारा? विद्युत धारा क्या होगी? प्रवाहित होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पानी के अंदर जाएगा, हाइड्रोजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसे अट्रैक्ट कौन कर लेगा? हाइड्रोजन को कौन कैरी करेगा? कैथोड। और ऑक्सीजन को कौन खींच लेगा? एनोड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस प्रक्रिया को करवाने में आपको एनर्जी यहां पर निकल रहा है कि एनर्जी आपका खर्च हो रहा है? खर्च हो रहा है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तब ना वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर पूछे आपसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक, तो क्या कहोगे? इंडोथर्मिक। उष्मा शोषी अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो गया? उष्मा शोषी, इंडोथर्मिक। और पानी में चूना पत्थर निकालने से एनर्जी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? एक्सोथर्मिक, उष्मा छेपी हो जाएगा। क्लियर है? तो केमिस्ट्री में ऐसे इसको समझिएगा, केमिस्ट्री में जो इंडोथर्मिक है, ठीक है, केमिस्ट्री में जिसको हम लोग इंडोथर्मिक कह रहे हैं, बायोलॉजी में उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और केमिस्ट्री में जिसे पूरा मिट जाता है, ये क्या था? इंडोथर्मिक। और केमिस्ट्री में जिसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है, क्या? एक्सोथर्मिक, उसको क्या बोला जाता है? केटाबॉलिज्म। आई बात समझ में? तो यहां पर जो मैंने लिखा है केटाबॉलिज्म, ये क्लियर हुआ। रेस्पायरेशन में ऊर्जा मिलेगी कि ऊर्जा खर्च होगी? रेस्पायरेशन करने में, जैसे हम पूछे कि आपको भोजन पचने में आपको उससे ऊर्जा मिलती है कि ऊर्जा खर्च होती है, तो क्या कहोगे? मिलती नहीं है, खर्च होती है। भोजन को पचाने में ऊर्जा खर्च होती है। 3 थाली भात दाल खा लो, देखो तुरंत नींद आ जाएगा, सो जाओगे। क्यों सो जाओगे? क्योंकि उसको पचाने में शरीर के अंदर पहले से जो एटीपी है वो खर्च होना शुरू हो गया। तो भोजन को पचाने में ऊर्जा मिलती नहीं है, भोजन को पचाने में ऊर्जा खर्च होती है। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आटा चक्की मशीन है, उस मशीन में गेहूं पीसने के लिए डालिएगा तो वहां फ्यूल जलेगा कि फ्यूल वहां से बाहर निकलेगा? अरे जलेगा ना, तो फ्यूल खर्च हो रहा है। तो भोजन को पचाना माने आटा चक्की मशीन। अब इसमें से ऊर्जा निकल कैसे जाएगा? भोजन जो पचता है उसमें ऊर्जा क्या होता है? खर्च होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए, पाचन का और श्वसन का रिलेशन कैसा है, इस तरह का कुछ रिलेशन। ऐसे गाड़ी के टंकी में, बाइक है, बाइक के टंकी में आप पेट्रोल भर दिए, ठीक है, तो बाइक के टंकी में पेट्रोल भरना मतलब डाइजेशन, अपने सेल में ग्लूकोज पहुंचा देना मतलब डाइजेशन। समझ में आ रहा है? और बाइक का इंजन चालू करना माने रेस्पायरेशन, ठीक है। अब इंजन चालू नहीं करिएगा तो टंकी में कितना तेल भरा रहेगा? बाइक चला के जाइएगा कि डुगरा के जाइएगा? अरे डुगराना ही ना पड़ेगा, इंजन चालू करने नहीं आएगा तो बाइक डुगराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो भोजन को से ग्लूकोज अपने सेल में भर लेना पाचन है, और उस ग्लूकोज को जला करके ऊर्जा प्राप्त कर लेना क्या है? श्वसन है, ठीक है। तो श्वसन से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, जबकि पाचन की प्रक्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर हो गया? तो पाचन यहां पर इसीलिए श्वसन को क्या लिखा गया है? कैसी प्रक्रिया है? केटाबॉलिक, क्योंकि यहां से ऊर्जा क्या हो रही है? मुक्त हो रही है, ऊर्जा मिल रही है, जिसमें कोशिका में मौजूद ग्लूकोज, ग्लूकोज यह कोशिका में कहां से आया है? पाचन से। माइक्रोविलाई लिखे थे ना कल कि माइक्रोविलाई पचे हुए भोजन से ग्लूकोज को अवशोषित करके कोशिका तक पहुंचाती है। तो ये ग्लूकोज आपको पाचन से मिला है,
वो ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के वी उत्पाद के रूप में आपको क्या प्रदान करेगा? एटीपी। क्या देगा? एटीपी आपको प्रदान करेगा। और एटीपी ही ना ऊर्जा है। एटीपी को क्या बोला जाता है? सेलुलर फ्यूल। एटीपी को क्या कहते हैं? सेलुलर फ्यूल, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है एटीपी को। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नहीं, एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। पॉजिटिव, हाँ। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट लिखेंगे श्वसन के दो प्रकार हैं। पहला वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। उदाहरण में लिखेंगे जंतु और पादप। दूसरा लिखिएगा अवायवीय श्वसन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। डैश दे करके लिखिएगा। यह प्रक्रिया निम्न वर्गीय जीवों में होती है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा ईस्ट। ईस्ट को हिंदी में कहा जाता है खमीर। एक दूसरा एग्जाम्पल लिख लेना अपघटक जीवाणु। मिथेनोजेन जीवाणु इत्यादि। मिथेनोजेन, मिथेनोजेन। हो गया।
ठीक है, तो श्वसन के टाइप्स कितने हो जाएंगे, प्रकार दो। पहला क्या हो जाएगा, वायवीय, और दूसरा अवायवीय। तो वायवीय नाम से ही पता चल जा रहा है, वैसे जीव जो वायु के उपस्थिति में सांस लेंगे वो क्या कहलाएंगे, वायवीय। तो वायवीय जीव किसकी उपस्थिति में सांस लेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वाभाविक बात है, मान लो यहां पर कोई लकड़ी रखा हुआ है, ये लकड़ी को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाओ, और दूसरा एगो लकड़ी रखा हुआ है, इसे ऑक्सीजन के आप एब्सेंट में जलाओ, ज्यादा ऊर्जा किस में मिलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई वस्तु जल तो सकता है, लेकिन ऊर्जा उसमें बहुत क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, तो जिन जीवों में वायवीय श्वसन होगा उन्हें ऊर्जा की कम जरूरत होगी कि अधिक जरूरत होगी, अधिक। इसलिए ये जीव जो वायवीय श्वसन करेंगे ये उच्च वर्गीय जीव होंगे, मतलब बहुकोशिकीय कोशिका वाले जंतु होंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करता है, तथा इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी ग्लूकोज पूरी तरीके से जल जाता है। और जब ग्लूकोज पूरी तरीके से जल जाएगा तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा अधिक निकलेगी। तो इस प्रकार के श्वसन किन में होता है, जंतुओं में और पादप में, पौधा और जंतुओं में होता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन, तो ये श्वसन की प्रक्रिया किसमें होगा, निम्न वर्गीय। निम्न वर्गीय मतलब एक कोशिकीय जीव। ठीक है, सभी एक कोशिकीय जरूरी नहीं है, सभी एक कोशिकीय में अवायवीय होता हो। ठीक है, लेकिन अधिकतर निम्न कोशिकीय जीवों में अवायवीय ही होता है। इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, आंशिक ऑक्सीकरण, आंशिक मतलब नॉट कंप्लीट, पार्शियली डाइजेशन, थोड़ा आंशिक ऑक्सीकरण होगा, जिससे ऊर्जा की कम जरूरत होगी। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ईस्ट। अब जैसे मान लो पहले के टाइम में जलेबी वगैरह बनाना पड़ता था, तो उसमें 2 दिन पहले मैदा वैदा घोर के उसमें क्या डाल दिया जाता था, ईस्ट डाल दिया जाता था। ईस्ट क्या करता था, उसे थोड़ा खट्टा बना देता था, तो स्वाद अच्छा आता था। ठीक है, जितने सारे केक बनता है, पावरोटी बनता है, उसमें किसको मिलाया जाता है, ईस्ट को मिलाया जाता है। अब ईस्ट क्या करेगा, वहां अवायवीय शोषण करेगा, तो अवायवीय शोषण से वो पदार्थ थोड़ा सा सड़ जाएगा, तो सड़ेगा तो वो स्पॉन्जी हो जाएगा। समझ गए, जितने सारे उद्योग शराब वाले हैं, अल्कोहल जो बनाते हैं, तो अल्कोहल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अंगूर में एक प्रक्रिया होती है, इसको किंडवन कहते हैं, किंडवन। ठीक है, फर्मेंटेशन, तो अंगूर में फर्मेंटेशन होता है तो कौन कराता है, ईस्ट कराता है। समझ में आया, तो ईस्ट कैसा शोषण करेगा, अवायवीय। दूसरा क्या है, अपघटक जीवाणु, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, इसका नाम आपने पहले भी सुना हुआ है, मृत जीवी पोषण करता है यह। ठीक है, तो अपघटक जीवाणु जो होता है यह क्या करता है, किसी भी वस्तु को सड़ा गला करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। अब जैसे मान लो कोई एनिमल मर गया, कोई जंतु मर गया, अब उसके बॉडी को डिकम्पोज कौन करेगा, अपघटक जीवाणु। तो डिकम्पोज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वायवीय श्वसन की अवायवीय, अवायवीय वायु की उपस्थिति में करेगा तब तो वो वस्तु सड़ेगा ही नहीं। किसी वस्तु को आप एकदम ऑक्सीजन के एब्सेंस में रखिए, डब्बा में पैक करके रख दिया, ऑक्सीजन वहां नहीं है, और किसी वस्तु को खुले में रख दीजिए, जल्दी कौन सड़ेगा, डब्बा में रखा हुआ है वो सड़ेगा, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है। तो अपघटक जीवाणु चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, इसलिए ये किसी भी पदार्थ को सड़ा गड़ा के डिकम्पोज कर देते हैं। और तीसरा क्या है, मिथेनोजेन जीवाणु। तो मिथेनोजेन जीवाणु आपको कहां पर मिलता है, गोबर में। क्या मिलता है, गोबर में। तो गोबर को सड़ा करके ये कौन सा गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो गोबर को ये सड़ाते हैं, और गोबर के सड़ने से मैन्योर बनता है, खाद बनता है। समझ गए, तो ये सब 2 तरह का श्वसन है। तो आज अभी श्वसन में हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। अब 20 मिनट मैक्सिमम, इसमें आप एक टेस्ट दे दीजिए, 50 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, फटाफट इसको बनाइए। और ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों को चला गया है ग्रुप में क्वेश्चन। ठीक है, ऑनलाइन वाले लोगों के लिए ग्रुप में पीडीएफ चला गया है, वहां से आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जल्दी बनाइए, 20 से 25 मिनट केवल समय है। हाँ, पेपर में टिक मार ली, पीछे बढ़ा दीजिएगा, पीछे बढ़ा दीजिएगा, एक लिख, ना ना निगेटिव नहीं, पीछे बढ़ा दीजिएगा जहां 2 होगा, एक एक पेज का ही है केवल।
चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, हो गया, मिलाया जाए। अपने ही बोर्ड बेंच पर नाम लिख लीजिए अपने सीट पर ऊपर में, और अपने ही बेंच पर एक्सचेंज कर लीजिए क्वेश्चन को। सीट के ऊपर नाम लिख के अपने ही बेंच पर एक्सचेंज कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए, तब ना ईमानदारी से चेक होगा। हो गया, हो गया, आप भी कर लीजिए चेंज, हो गया ना। चलिए मिलाइए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है। तो परजीवी तो आप लोगों को पता है दो तरह का होता है ना, एक अंतः परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। तो अंतः परजीवी कौन होता है, जो दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहता हो, और बाह्य परजीवी कौन होता है, जो दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहता हो, उसको क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी। और जो भीतर रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, इसमें राइटिंग वाला कहां से है, इसमें पेन दिख ही नहीं रहा। ओके चलो, तो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। तो अमीबा कैसा है, सहजीवी में आता है। ठीक है, जोक किस में आता है, परजीवी में आता है ना। जोक कैसा परजीवी है, बाह्य परजीवी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जोक। ठीक है, दूसरा है अमाशय किसमें खुलता है। तो अमाशय जो होता है उसका तीन भाग आपको याद होगा। ठीक है, क्या क्या याद होगा, अमाशय का तीन भाग। पहला भाग क्या लिखवाए थे, फुंडिक। दूसरा क्या लिखवाए थे, कार्डियक। तीसरा क्या लिखवाए थे, पाइलोरिक। तो अमाशय फुंडिक भाग से किससे जुड़ा हुआ रहता है, ग्रास नली से। और अमाशय कहां खुलता है, तो छोटी आंत में, किसके द्वारा, पाइलोरिक कैविटी के द्वारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अमाशय खुलता है किसमें, छोटी आंत के किस भाग में, ग्रहणी में, ड्यूडेनम में। तो आंसर हो जाएगा सी, दो का सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मनुष्य में मुख गुहा के बाद होता है। तो मुख गुहा मतलब ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के बाद क्या होता है, ओसोफेगस। ओसोफेगस को हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। तो मुख गुहा के बाद बी, ग्रास नली। तीसरा देखिए, जेजुनम किसका अंग है। तो क्या होगा, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम किसका अंग हो जाएगा, छोटी आंत का। आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचक इंजाइम है, यानी कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है। तो कल ही लिखवाए थे आप लोगों को, एमाइलेज लिखाए थे ना, एमाइलेज, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, टाइलिन इंजाइम मौजूद होता है। तो टाइलिन किस में होता है, लार में। टाइलिन होता है किसमें, लार में। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, लार मतलब लार क्या है, सलाइवा क्या है, अम्लीय तरल पदार्थ, अम्लीय ठोस पदार्थ। क्षारीय तो होगा नहीं, क्योंकि लार का पीएच कितना होता है, 6.8, 6.5 से 6.8, अम्लीय होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय तरल पदार्थ, ए हो जाएगा, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, लोहा पाया जाता है। तो लोहा किस में मिलता है, यकृत में। 8 नंबर, वसा पाचक इंजाइम है। आंसर हो जाएगा लाइपेज, सी हो जाएगा। वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज। 9 में आइए, लोहा पाया जाता है। ए हो जाएगा, यकृत में, लीवर में। आयरन किस में मिलता है, लीवर में, ए हो जाएगा। 10 में आइए, प्रकाश संश्लेषण में किन पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उत्पत्ति होती है क्या, नहीं होता है ना। ग्लूकोज का होता है, होता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आपको याद होगा, प्रोडक्ट में हमने क्या लिखवाया था, फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्या बनता है, 6CO2 + 12H2O + C6H12O6। तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों, यानी विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, इनमें कौन सा पौधा कीट भक्षी है। कीट भक्षी माने जो कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, निपेंथिस, डिविसिडिया, यूट्रिकुलेरिया, यानी ऑप्शन डी, इनमें सभी। 12 में आइए, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को पक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेनिन।
13 में आइए, कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो एब्जॉर्प्टिव श्वसन पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां श्वसन नहीं होगा, वहां काट के अवशोषण लिख लीजिएगा। श्वसन जहां लिख दिया है ना, वहां काट के अवशोषण कर लीजिएगा। नहीं, डी नहीं होना चाहिए। नहीं, तो डी नहीं होगा। अवशोषण, अवशोषण पोषण का एक प्रकार है, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन उसको कहते हैं। टाइपिंग एरर है, तो श्वसन की जगह खाली पोषण, हाँ सही कर लीजिए, सुधार लीजिए, अवशोषण पोषण कर लीजिए, अवशोषक पोषण हो गया। इसके बाद है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बनता है? प्रकाश संश्लेषण से। आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश संश्लेषण। 15 में आइए, प्रोटीन को अंततः अमीनो अम्ल में रूपांतरण कौन करता है? तो कौन करेगा? पेप्सिन। हाँ सॉरी, ट्रिप्सिन होगा ना, ट्रिप्सिन होगा, बी होगा। 15 का बी कर लेंगे, 15 का बी, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन को कौन सेक्रेट करता है? बताओ, कल ही लिखवाया था हमने। अग्नाशय। ट्रिप्सिन कौन बनाता है? अग्नाशय बनाता है। 16 में आइए, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? आंसर हो जाएगा इसका ए, 3। सॉरी, सी हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उत्पत्ति किससे होती है? तो जल के विखंडन से। 12 मोल H2O 12 H2O पाया जाता है ना, तो 12 H2O से ही होता है ऑक्सीजन का उत्पत्ति, 6O2। तो आंसर हो जाएगा जल से, बी। ना, जल से। ठीक है, उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में अंध प्रक्रिया, डार्क रिएक्शन कब होता है? तो रात दिन दोनों, जब NADPH2 उपलब्ध रहे। डी हो जाएगा, 18 का डी। 19 में आइए, प्रकाश संश्लेषण में अप्रकाशिक प्रतिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है? ग्राना में, बी। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या होगा? बोलो, एमाइलेज किस में होता है? लार में होता है ना। लाइपेज के कौन सेक्रेट करता है? लाइपेज कौन करेगा? अग्नाशय। ट्रिप्सिन भी अग्नाशय। आंसर क्या हो जाएगा? डी, पेप्सिन। डी हो जाएगा। पेप्सिनोजेन किस में होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है ना, और पेप्सिनोजेन जब HCl से मिलता है तो पेप्सिन में बदल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21 में आइए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, श्वास की। आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, सी हो जाएगा। मनुष्य में कितनी प्रकार के दांत पाए जाते हैं? क्या होगा? डी हो जाएगा, 4 प्रकार के। 23 में आइए, हरे पौधे के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ये मिट्टी और जल से लवण तथा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ये भी ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है जो जल के विच्छेदन से उत्पन्न होता है, सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 तथा 3। 24 है, कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका क्या कारण है? अमाशय की भित्ति पर दाब बढ़ जाता है। भोजन खास लिख दिया है, यहां श्वास होगा। हाँ, भोजन श्वास नली में फंस जाता है। ग्रसिका में भोजन के कण अटक जाते हैं। अमाशय से HCl का स्राव अचानक से बढ़ जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भोजन श्वास नली में फंस जाता है, बी हो जाएगा। 25 में आइए, वसा का पाचन जिस अंग में पूर्ण होता है वह क्या है? तो वसा कहां पर फाइनली डाइजेस्ट होता है? छोटी आंत में। अगला है, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए। रूमिनेंट का आमाशय 4 भागों में बटा रहता है। भोजन का आंशिक पाचन रूमिन में ही हो पाता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, जिसे रोंग मंथन जुगाली कहते हैं।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, 1 2 तथा 3 तीनों हो जाएगा। 27 में आइए, पादप किस भाग द्वारा वायुमंडल से प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं? किस से लेंगे? रंध्र से। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र मतलब स्टोमाटा। लीफ में इस तरीके का नहीं होता है स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं। ऑक्सीसेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का दर मापने में। वृद्धि मांग मापने के लिए किसका किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का। याद रखिएगा, पौधे में वृद्धि मापने के लिए किसका किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का, जिसको बनाया था किसने? जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, जेसी बोस जो थे उन्होंने एक मशीन बनाया था, क्या नाम था? क्रेस्कोग्राफ। वो पौधा में लंबाई के मापन में प्रयोग होता है। अगला है 29, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या होगा? फोटोसिंथेसाइजेशन। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं नहीं, डी होगा, फोटोसिंथेसिस। डी होगा, 29 का डी। 30 में आइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, CO2। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण का 2 पार्ट है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। केवल दिन में आंसर हो जाएगा डी। 32 में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, आंसर होगा बैगनी रंग में। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? क्लोरोफिल। ए, 33 का ए। वेवलेंथ के कारण। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। असत्य पूछ रहा है ना, तो सूर्य के प्रकाश में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण O2 का उपयोग होता है, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 का सी, 33 का ए। 35 में आइए, क्लोरोफिल में कौन सा पारफिरिन होता है? आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में लिखवाए थे ना, मैग्नीशियम होता है। इसमें जहां जहां तालाब्य स है वहां मूर्धन्य स ले लिया है। टाइपिंग में जहां जहां तालाब्य स होगा ना वहां वहां मूर्धन्य स ले लिया। अगर प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन हो जाएगा, ए। 37 का ए। 38 में आइए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन तो है, गैस्ट्रीन नहीं होगा, बी हो जाएगा, गैस्ट्रीन। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत का कार्य है, आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, बी हो जाएगा, यूरिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? क्या हो जाएगा? वृक्क। हाँ, यूरिया फिल्टर होने कहा जाता है वृक्क में। पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है, ए हो जाएगा, 42 है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को किस में? एमिनो अम्ल में, सी हो जाएगा, सी। 42, ए हो जाएगा। 44, पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सी हो जाएगा, सी। लार किसके पाचन में सहायक होता है? बी हो जाएगा, स्टार्च।
पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बीटाइलिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत। छोटी आंत के माइक्रोविलाई में। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। पेप्सिन भी दे रहा है और रेनिन भी दे रहा है। आंसर क्या होगा? रेनिन तो शिशुओं में हो जाएगा ना। हाँ, अब बड़ों लोगों में क्या होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन होगा। नहीं, तो शिशु में नहीं ना लिखा है। ऊपर वाले में शिशु में लिखा था ना, शिशुओं में दूध के लिए क्वेश्चन वो भी था ना। अभी अपडेट कौन सी करेंगे? पेप्सिन। हाँ, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि क्या होगा? वे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तंत्रिका से तो उसका कोई रिलेशन है। शरीर के रचनात्मक भाग नहीं होगा। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। डी हो जाएगा। हाँ, एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? अभी नहीं लिखवाया है ना। एंजाइम को लिखवाए हैं, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। आंसर हो जाएगा डी। मिलाइए, कितना सही हुआ मिला के बताइए। ऑनलाइन वाले लोग भी टाइप करके लिखे किनका कितना सही हुआ। बताइए 50 में 45 तक आया कि नहीं का? 45, 40 से 45 के बीच में, 40 से 45 के बीच में। ऑनलाइन में आया है शशि 32, मंजू झा 35। कितना? 40। 40 से ऊपर भी है कि नहीं का? 40 से अधिक भी है कि नहीं का? नहीं है, तो हाईएस्ट मार्क्स 40। और उसके नीचे 39, 38, 38, सेकेंड 38 और 37। 37 के बाद क्या होता है? 36, 35। 35 ऑनलाइन में है मंजू झा जी का। चलो ठीक है। 40, 37, फिर 35, 38 था ना आपके? 37, 38, 40, 38 और 35। ठीक है। बाद बाकी 10-15 नंबर किसी का है? 10-15 वाले कोई नहीं ना है इसमें है? कौन सा? कौन बोल नहीं रहे हैं जी? हाँ हाँ, नहीं केवल दिन में। हाँ, वहां पर प्रकाश संश्लेषण के चरण जो होते हैं वो 2 चरण होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम और कृत्रिम जो होता है प्रकाश संश्लेषण कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है। सूर्य के प्रकाश में तो होता ही है, कृत्रिम प्रकाश में भी यह हो सकता है, आर्टिफिशियल लाइट में। चलिए ठीक है। तो पाचन तंत्र को बढ़िया से देख लीजिएगा। नंबर कम आया है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक बनाते रहिएगा। लूसेंट का पूरा क्वेश्चन लगा करके खत्म कर दीजिए। ठीक है। लूसेंट में जितना है आप देखे होंगे, आप लोगों की परीक्षा में बाद बाकी जितना चीज पढ़ाया गया था उसमें साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आया था? आप लोग पेपर दे, बायोलॉजी में कहां से आया था? साइंस में बायोलॉजी में सबसे अधिक क्वेश्चन कहां से आया था? पर्यावरण एवं जैव विविधता का क्वेश्चन जो था वो सबसे ज्यादा था।
इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पारिस्थितिकी पर्यावरण का जो क्वेश्चन था ना वो सबसे ज्यादा था। जैसे लिंडमैन का थ्योरी पूछ दिया था, जैव पिरामिड पूछ दिया था, तो उस चैप्टर को खूब बढ़िया से पढ़ लेंगे। वो 9th-10th में नहीं मिलेगा, वो 12th क्लास के बायोलॉजी में है। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट जो है वो 12th क्लास के बायोलॉजी में है, या फिर लूसेंट की किताब में भी दिया हुआ है, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस का बुक आता है ना उसमें भी आपको दिया हुआ है। तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट खूब बढ़िया से पढ़ करके जाइएगा। ट्रेडिशनल साइंस से क्वेश्चन आप लोगों की परीक्षा में 2-4 ही फिजिक्स का पूछा था, बायोलॉजी में कहीं से नहीं उठाया था, सीधे एक ही चैप्टर से उठा करके 15 क्वेश्चन दे दिया था। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से लगभग 15 क्वेश्चन बॉयज वाले में भी दिया था, गर्ल्स वाले में भी दिया था। इसलिए उस चैप्टर को खूब बढ़िया से क्या करिए, बना लीजिए। और डेली एमसीक्यू कम से कम लूसेंट का तो ऐसा प्रयास करो कि 5 दिन के अंदर पूरा साइंस लगा के खत्म कर जाओ। ठीक है, लूसेंट क्राउन जो भी आपके पास है उसका पूरा साइंस मैक्सिमम आपको 5 दिन में लगा करके क्या करिए, खत्म करिए। ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं 5 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं लगाना है, समझ गए। और फिर जहां पर जो दिक्कत होगा ले आइएगा क्लास में, हम लोग बैठ करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 5 से 6 दिन से ज्यादा समय नहीं लीजिए, उसको पूरा बना करके ओवरऑल खत्म करिए। पढ़ने के लिए भी बहुत सारा चीज है, मैथ है, रीजनिंग पढ़ना है। हाँ जो है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव ही ना बनाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनाइएगा। तो उसमें पीछे एमसीक्यू दिया है, नहीं दिया है तो ले लीजिए। एमसीक्यू तो आपके पास रहना चाहिए ना, तब ना प्रैक्टिस करिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू किताब खरीद लीजिए, उसको पूरा बना करके खत्म कर दीजिए।